और मैं अनुरोध करूंगा बिना विलंब के आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि आज इस अवसर पर हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मुख्य अतिथि, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुख्य अतिथि महोदय के लिए। आपने अपना व्यस्ततम समय निकाल के इस कार्यक्रम को दिया और ये ओपन जहां आज ये कार्यक्रम हुआ है ये आप ही की देन है। और आज ये पेड़ बड़ा और कितने पूरे प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया, ये सब आप ही की देन है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड महापरिषद के इस महोत्सव के सम्मानित मुख्य संयोजक श्री भगवान सिंह गर्ब्याल जी, इसके संयोजक श्री दिवंत सिंह अधिकारी जी, आदरणीय हेमचंद्र जी, यहाँ के वरिष्ठ इस कार्यक्रम की शुरुआत के कुछ लोगों में से एक आदरणीय CTS मनराल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो हमारा राज्य मंत्री का दर्जा होता है रिमोट सेंसिंग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री सुधाकर त्रिपाठी जी, किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अजीत चौबे जी, यहाँ के कर्मठ योग्य और समर्पित पार्षद आदरणीय श्री प्रमोद सिंह राजन जी, आदरणीय श्री मंगल सिंह रावत जी, और जिनको तमाम कार्यक्रमों में सक्रिय होते हुए मैं जब देखता हूं तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस उत्तराखंड महापरिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के प्रमुख आदरणीय श्री चेतन सिंह मिश्र जी, श्री हरिश्चंद्र पंत जी, आदरणीय संचालन कर रहे श्री भरत सिंह मिश्र जी, श्री GB फुलारा जी, श्री KS चुफाल जी, श्री राजेश बिष्ट जी, श्री राजा माधवेंद्र सिंह जी, मेरे सामने बैठे सहारा समाचार के सम्पादक सम्मानित संपादक श्री विकास जी और बार एसोसिएशन के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष श्री CL त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय श्री गौरव महेश्वरी जी, और मंच पे अगर मैं किसी को भूल गया करेंगे तमाम हमारे मैंने सीता विष्णु जी को देखा था, सही चली गई, तमाम अन्य हमारे पर्वतीय महासंघ से जुड़े तमाम महानुभाव। मैं जब भी उत्तराखंड महोत्सव में आता हूं तो तमाम पुरानी यादें मेरी ताजा हो जाती हैं और मैंने इनके कार्यक्रमों में मैं 2006 में मैं महापौर चुना गया था और महापौर चुनने के बाद तमाम प्रकार की मैंने सुन रखा था कि पर्वतीय समाज के द्वारा श्री रामलीला के आयोजन किए जाते हैं। मैं उन सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा और उसके बाद मुझे पता चला कि जो जिस दिन हम लोग खिचड़ी मनाते हैं उस दिन आपका एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायणी महोत्सव। और उत्तरायणी महोत्सव के लिए जब भी वो करते थे कोई ना कोई व्यवधान आ जाता था। मैंने उन सारे व्यवधानों को दूर करते हुए उनको कार्यक्रम के लिए जगह दी और महानगर में जब वो कार्यक्रम करते थे वो सशुल्क होता था, उसको निःशुल्क किया और उनका कार्यक्रम होता रहा। उसके बाद पर्वतीय, मैंने कहा पर्वतीय समुदाय के साथ मेरा एक निकट का संबंध है कि पारिवारिक संबंध हुआ और उनके हर छोटे बड़े कार्यक्रम में क्या पारिवारिक कार्यक्रमों में मैं सहभागिता करता रहा। ये मेरे लिए विशेष अवसर था कि जो पर्वतीय समाज से जुड़े हुए तमाम नेता थे, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा का, तो उत्तराखंड भी मेरे अधिकार क्षेत्र में था। आदरणीय रमेश पोखरियाल जी
मेरे साथ मेरी टीम में थे। प्रकाश पंत जी मेरे जिला अध्यक्ष थे। गणेश जोशी आजकल जो कैबिनेट मंत्री है मेरी टीम में थे। पुष्कर धामी जी आ रहे हैं, उस समय मेरे साथ में विद्यार्थी परिषद का काम वो देखा करते थे। और तीरथ रावत को मैंने अपनी टीम में रखा था। जब मैं अध्यक्ष था तो उनको मैंने अपनी प्रदेश की टीम में रखा था। तो ये ऐसे पर्वतीय लोगों का एक निकट का संबंध मेरा रहा, आवागमन का, आने जाने का, और 30 त्योहारों में जाने का अवसर मुझे मिलता था। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लखनऊ में एक छोटा उत्तराखंड निवास करता है। पहाड़ की जो परंपराएं हैं, पहाड़ की मान जो एक महत्वपूर्ण जो विरासत है, उसको आज लखनऊ के निवासियों ने संजो कर रखा है। और सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का जो नियोजन होता है, मैं समझता हूं उसकी तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती। मैं श्री रामलीला के कार्यक्रमों में जब जाता हूं तो जो कलाकार रामलीला के मंच पर मंचन करते रहे दिखाई पड़ते थे, वो पर्वतीय परिषद के या जो भी इनके और संगठन रहे हैं उसके सदस्य उसका मंचन करते रहे। ये एक मेरे लिए सुअवसर था कि मैंने इनको पहले इनकी कार्यक्रम जहाँ झूलेलाल भगवान झूलेलाल वाटिका है, मैंने पहला कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मैंने कहा कि आप वहां पर करो, निःशुल्क होगा। और उसको करने के बाद फिर कुछ परेशानियां इनको आई, तो मैं मोहन सिंह मिश्र जी को देखकर बिल्कुल मेरे मन में एक मन भाव भी भोर हुआ मैं। और मुझको याद है कि किस तरीके से उस समय ये सचिवालय में काम करते थे और ये मेरे पास में आए। आदरणीय मनराज जी उस समय के साक्षी हैं, और आप लोग देवाल सिंह अधिकारी जी को तो मैं कब से जान रहा हूँ, हरीश जी वगैरह तो मैं कहूँगा कि आप हमारे चन्नी जी और सब लोग बहुत समय से सब चीजों में आए। और मैंने उस समय महापौर के तौर पर तमाम मुसीबतें थी, इसको कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैंने एक अभूतपूर्व निर्णय किया और ये जमीन को मैंने आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन के नाम से इसको यहाँ पर संजोजित किया। और पर्वतीय परिषद के तमाम गुट थे, पर्वतीय समाज के, मैंने सारे गुटों से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि भैया ये एक गुट का नहीं होगा, जितने आपके कार्यक्रम होते हैं आप आके यहाँ करो। ये भगवान, बार बार भगवान निकल रहा मेरा, भगवान के बराबर तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन एक देवतुल्य थे गोविंद बल्लभ पंत जी, तो उनके नाम का उपवन है। इस उपवन में जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उनको आप किया करो। मैंने खाटू श्याम जी के लिए वहां पर दिया, जो आज खाटू श्याम वाटिका में रोज कोई ना कोई अच्छे कार्यक्रम होते हैं। आगे हमने मन कामेश्वर वन दिया, जहां पर गंगा आरती का, गोमती आरती का मैंने प्रारंभ कराया। उसके आगे मैंने जो है श्रद्धा उपवन बनवाया, जहां पर वृक्ष लगाकर कोई बैठे तो तपस्थली टाइप का लगेगा। उसके बाद में मैंने अवध जो वाटिका थी उसको क्या बाबा नीम करौरी उपवन उसके बगल में किया। और उसके साथ साथ हमने इन सारी चीजों को करने के बाद सिंधी समाज की एक मांग रहा करती थी कि कोई उनके लिए स्थान हो, तो जो झूलेलाल जी का मंदिर था तो मैंने उस मैदान को भगवान झूलेलाल वाटिका के रूप में उसको मैंने स्थापित करके सिंधी समाज के कार्यक्रम वहां पर हों, यहाँ पे पर्वतीय समाज के कार्यक्रम। आगे वाल्मीकि प्रेरणा स्थल बनाया कि जो वाल्मीकियों के तमाम, वाल्मीकि समाज के तमाम कार्यक्रम होते हैं तो एक जगह पर समूहित हो। उसके बाद महाराजा लखना पासी उपवन मैंने बनाया कि पासी समाज के जितने कार्यक्रम होते हैं वो वहां पर आकर हो, यानी गोमती तट को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के समागम का स्थल के रूप में बने। बाबा मीर कासिम मुस्लिम समुदाय के थे, उनके नाम पे भी मैंने एक उपवन को वहां पर बनवाया। मेरा मकसद था कि ये सांस्कृतिक केंद्रों का एक स्तंभ बनकर ये हमारे लखनऊ में आए, और मुझे आज प्रसन्नता है कि आपने उस परंपरा को जीवित रखा है। और आज मोहन सिंह मिश्र जी की मूर्ति को हम लोगों ने माला पहनाया, लेकिन मुझे तमाम लोग याद आ रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा था कि महेंद्र सिंह रावत कहाँ है,
अरे मैं पूछ रहा था गणेश जोशी का है, मैं पूछ रहा था पीताम्बर भट्ट का, और उनका क्या हाल है अपने हरीश जोशी जी का। मुझे तमाम पहले के लोग इस तरह दिखाई पड़ रहे हैं कि अपने वहां से आते थे, लंबे लंबे रामलीला कराते थे। नारियाल जी, अब एक पर्वतीय समाज का एक अस्तित्व रहा है लखनऊ में, और लखनऊ के सारे लोगों ने मिलके इसको बड़े मुश्किल से संजोया है। और मैं चाहता हूं कि साल भर क्या हो मुझसे नहीं, लेकिन एक अवसर ऐसा हो जिसमें सारे जितने पर्वतीय समाज के गुट हैं एक साथ आकर सारे उत्सव को मनाएं, और एक अच्छी परंपरा है। मैं चेतन जी को, आदरणीय भगवान सिंह गर्बयाल जी को, देवान सिंह जी को, हेमचंद जी को, मंगल जी को, हरीशचंद पंत जी को, भरत सिंह बिष्ट जी को, जीबी फुलारा जी को, के शुभाल जी को, राजेश बिष्ट जी को, और चेतन सिंह बिष्ट जी को, और इन सब के साथ के अपने जो टी.एस. मनराल जी हैं, ये भी काफी समय से जुड़े हैं कि आप लोग जुड़कर इस परंपरा को पुनर्जीवन देते रहेंगे और अधिक बढ़े। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के एक स्थल बने, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो परंपराएं हैं हमारी, मानिए जैसे भी माननीय मोदी जी ने केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया। अब इतना बड़ा कार्यक्रम है कि नंदी बाबा ने, और वो चट्टान जो थे उसने पूरे मंदिर को, बाबा के मंदिर को जैसे का बीच में एक दीवार बन के उनको संजोया, और इतनी बड़ी घटना थी। उसको किस तरीके से मूर्ति हेलीकॉप्टर के से सेना के हेलीकॉप्टर से ले जाके वहां पर स्थापित कराई गई, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं सोचता हूँ पर्वतीय समाज को उस दिन एक कार्यक्रम जरूर करना चाहिए था कि इधर मोदी जी वहां पे कर रहे हैं, इधर पर्वतीय समाज, इतनी बड़ी चीजों का जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है। और मैं कहूंगा कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे वहां पर, आप धन्यवाद का ज्ञापन जरूर करिए कि जो बाबा केदारनाथ जी का समय से जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम मंदिर के स्थान का जो क्षतिग्रस्त स्थान थे और जो आसपास के स्थान थे उनका हुआ है, अभूतपूर्व है। बद्रीनाथ धाम में जो विकास हुआ अभूतपूर्व है। कल हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, हमारे धामी जी यहाँ के विद्यार्थी रहे, और मेरे सामने तो विद्यार्थी थे ही, मेरे विश्वविद्यालय में अध्यापक था, और वो मेरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। और एक जो कहना चाहिए कि एनर्जेटिक, अति उत्साही और अत्यंत कर्मठ व्यक्तियों में से उनकी गणना हुआ करती रही, और वो एक नए उत्तराखंड का स्वरूप तय कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनके अच्छे कार्यों का यहाँ पर एक उनका मान पत्र उनको दीजिए, और मान पत्र देके कि हो कि लखनऊ का उत्तराखंड जो बचा है ना, लखनऊ का उत्तराखंड, वो आज सरकार के कार्यों को स्वीकार कर रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि रामलीला का मंचन भी इस स्थल पर हो सरकार की अनुमति लेके, तो बहुत अच्छा होगा। आपने गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति के लिए कहा है, ये बड़ी बात नहीं मूर्ति लगाना, आप जहां कहेंगे वहां लगवा दी जाएगी, लेकिन गोमती के तट पर मूर्ति की स्थापना शायद इसमें कोई विधिक कठिनाई होगी, ऐसा मुझे लगता है कि वहां पर मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती। पहले जो चीज बन गया, बाकी सबको नोटिस दी गई थी सरकार ने, हमने नहीं, जो कोई विभाग है इसका वो देता है, आप उससे पता कर लीजिए। अगर कोई विधिक बाधा नहीं है तो मूर्ति बनने में भी कोई बाधा नहीं, अगर कोई विधिक बाधा नहीं होगी तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। गोमती के तट पावन मंत्रों से गूंजे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के एक आधार स्तंभ बने, और यहाँ का पर्वतीय समाज, पर्वत की जो देव, जिसको कहते हैं देव निवास स्थल, जहाँ पर देवता निवास करते रहे हैं, ऐसे निवास से आप लोग यहाँ पर आए हो, तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी पर्वतीय सभ्यताएं हैं उनका प्रचार प्रसार पूरे समाज में जाए। पहले तो लोग बोलते थे कि अगर एक व्यक्ति पर्वत का रहने वाला है तो कहते थे पूरा घर सौंप दो, वैसे के वैसे रहेगा, 10 साल बाद वो वैसे रहेगा। यानी पर्वत का समान जो पर्वतीय व्यक्ति है वो उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि पर्वत के लोग जब सेना और सुरक्षा में जाते थे, आज भी मैं एक किस्सा सुन रहा था, गोरखा
रेजिमेंट में कोई थे, ऑर्डर हुआ कि वो प्रवेश नहीं करेंगे। उत्तराखंड के लोग किससे सुनाते हैं कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। गोरखा की ड्यूटी लगाई, गोरखा सैनिक की ड्यूटी लगाई गई कि कोई प्रवेश नहीं करेगा। गोरखा सैनिक अपनी ड्यूटी दे रहा है और उसके पिता ही आ जाते हैं जबरदस्ती प्रवेश करने के लिए, और ड्यूटी पर एक पुत्र पिता के प्रति कर्तव्य को भूल जाता है और देश के प्रति कर्तव्य को याद रखे कि तुमको अंदर प्रवेश नहीं होगा, और वो गोली चला देता है। यानी कर्तव्य के प्रति जो समर्पण है वो पारिवारिक संबंधों को भी लांघ जाता है। इस प्रकार का समर्पण अगर किसी को देखने को मिला है तो परवर्ती समाज में देखने को मिला है। इसलिए परवर्ती समाज एक प्रकार का, मैं ये कहूंगा कि प्रेरणा का स्तंभ है। अभी मैं गबरियाल जी को देख रहा था, पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने देखा था इनको, और अच्छे अधिकारी के रूप में इनकी चर्चा होती थी। हर आदमी चाहता था उनके क्षेत्र में जाए। मैं किसकी तुलना करूं, सारे लोगों को मैं जानता था। आज कल्याण सिंह मेरे निजी सचिव थे और वो परवर्ती समाज के सारे कार्यक्रमों में बड़ा उत्साह के साथ मुझे शामिल होने के लिए बुलाते थे। वो भी कोरोना के कारण हमारे बीच में नहीं है। मैं सभी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और पुनः बधाई देता हूं कि ये स्थान आपको मैंने एक एग्रीमेंट के माध्यम से दिया है, उसको संभाल के रखिएगा। वो एग्रीमेंट आपका भविष्य में कोई आपको हटा नहीं सकता उससे। मैंने इतनी मजबूती से सदन से भी पास किया, कारखाने से भी पास किया है, और इसलिए पास किया था कि उस समय की मलकियत नगर निगम की थी इसकी, बाद में सिंचाई विभाग की हो गई, तो जिसकी थी वो दे दिया आपको। तो इसलिए आपका वो आज भी वही स्टैंड करता है। और मुझे खुशी है कि हमारा प्रमोद सिंह राजन पार्षद के रूप में बड़ी जिम्मेदारी को बड़े बारीकी से निर्वहन करते हैं। आदरणीय गोपाल जी भी, टंडन जी भी अपने पर्वतीय समाज के प्रति अगाध स्नेह रखते हुए इस क्षेत्र का विशेष ख्याल रखते हैं। मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।